ना अब हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द स्लोप ऑफ द टेम्परेचर कर्व ऑन टी एक्स डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि टी एक्स डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और हम इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट को स्लोप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक स्लैब है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जिसकी थिकनेस हमारी एज्यूम कर लो डी एक्स है, ठीक है। नाउ इधर टेम्परेचर मान लो T1 है, इधर टेम्परेचर T2 मान लो, ठीक है। ये हमारा स्लैब है, ठीक है। तो मैंने एज्यूम करा है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफ़र यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब ये मान लो हमारा कर्व, अरे यार, मान लो ये हमारा कर्व है, ये कर्व का डिनोट कर रहा है, ये जो कर्व है हमारा, यही हमारा टेम्परेचर और एक्स का ग्राफ है, ठीक है। कहने का मतलब है ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ठीक है, ठीक है। तो एट अ लोकेशन एक्स, अगर मैं एट अ लोकेशन एक्स की बात करूं, तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट। अगर मैं यहाँ खींचूंगा तो ये टेंजेंट को मैं क्या बोलूँगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट लोकेशन एक्स, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हमको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, जैसे जैसे एक्स चेंज करता रहेगा वैसे वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो द कहने का मतलब है द स्लोप ऑफ द टेम्परेचर कर्व ऑन टी एक्स डायग्राम, ठीक है, एट लोकेशन एक्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा एक स्लोप होता है, ठीक है, ऑन टी एक्स डायग्राम एट लोकेशन एक्स, उस लोकेशन एक्स के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज करेगा वैसे वैसे हमारा डी टी बाई डी एक्स चेंज करेगा। कहने का मतलब डी टी बाई डी एक्स इज़ दी टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में स्लैब लिया है, स्लैब में हमने क्या कर्व बनाया है, ये आगे जाके पढ़ेंगे कर्व नहीं होता, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसका स्लैब के केस में डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये आगे आगे देखेंगे फॉर स्लैब, ये आगे जाके देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ में आ गया हमको क्या होता है। नाउ टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में है, वैसे डी टी बाई डी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में, और डी टी बाई डी जेड माने जेड डायरेक्शन में। डी टी बाई डी एक्स माने में जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन, और सिमिलरली दिस इज इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एक्स वाई जेड इन डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा हीट फ्लक्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव सिंबल लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है दैट इट इज़ इन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर,
ठीक है, इसलिए हमारा नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो हमारा एक टर्म आएगा के, और इस के को बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। इसकी यूनिट नाप लो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर वाट पर मीटर केल्विन, या फिर वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या केल्विन ले लो या डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, बात एक ही। आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, वेर के इज़ दी थर्मल कंडक्टिविटी, डी टी बाई डी एक्स इज़ दी स्लोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और हमारा एरिया है, ए इज़ दी एरिया। नाउ एरिया का एक ट्रिक है, एरिया जो होता है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब एरिया हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल माना परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कैसे, एग्जांपल लेते हैं स्लैब का। ठीक है, ये हो गया एरिया। मान लो इस साइड, इस पूरे साइड जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है, T2 है। सिमिलरली हमारा इस पूरे साइड टेम्परेचर T1 है। हम बोल रहे हैं T1 इज़ ग्रेटर देन T2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा T1 है और T2, हीट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो वो एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हेंस जो हमारा एरिया कंसिडर करते हैं इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, अभी हम फोरियर लॉ को थोड़ा और जानेंगे होता क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में, बट अभी के लिए फोरियर लॉ इतना ही। अब थोड़ा आगे देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, के सबसे पहले ये होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। मतलब एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करना, उसकी एबिलिटी। कहने का मतलब है अगर हाई वैल्यू ऑफ के की हाई वैल्यू है तो मटेरियल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का क्या है, अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो के क्या बताता है, अगर हमारा हाई है किसी मटेरियल में के, इसका मतलब वो क्या है, उतनी ही हीट को जल्दी जल्दी क्या करेगा, आगे प्रोपोगेट करेगा, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर हमारा लो वैल्यू ऑफ के है तो वो क्या है, एक तरह का इंसुलेटर है। ठीक है, सेकेंडली अब मैंने इसकी यूनिट की बात करी थी, यूनिट हमने पहले भी देखी थी, वाट पर मीटर केल्विन, या फिर उसको हम बोलते हैं वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या केल्विन लगा लो या डिग्री सेंटीग्रेड लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, अब जो ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल जो भी हमारा, उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब चाहे सॉलिड हो या फ्लूइड हो, के क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना के को थोड़ा देखते हैं कि होता क्या है जनरली। अगर मैं के कॉपर की लूँ, थर्मल कंडक्टिव कॉपर, ये कितनी होती है, 401 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये होती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मैंने लिखा एट रूम टेम्परेचर, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसको थोड़ी देर आगे देखेंगे। अभी हमने माना है कि के ऑफ कॉपर कितना है, 401 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मीटर कॉपर लें, 1 मीटर थिक कॉपर लें, कॉपर स्लैब लें, ठीक है, तो इट विल कंडक्ट 401 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ हीट फ्लक्स फॉर ए 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, मतलब मान लो मैंने एक स्लैब लिया, ठीक है, ये क्या है, स्लैब है जिसकी थिकनेस है 1 मीटर, इधर T1 टेम्परेचर, इधर T2 टेम्परेचर, T1 माइनस T2 इज़ 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, चाहे वो केल्विन में ले या सेल्सियस में ले, वो बराबर होता है, ठीक है। तो वो कितनी हीट कंडक्ट करेगा, हीट फ्लक्स, सॉरी, 401 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यही है, कहने का मतलब 1 मीटर मोटी हमने स्लैब ली कॉपर की, और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कितना कर लिया हमने, 1 केल्विन कर लिया। ये T1 माइनस T2 कितना है, 1 केल्विन। उसमें से जो हीट फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 401 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। मतलब गैस की सबसे कम होती है थर्मल कंडक्टिविटी, सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की, गैस और सॉलिड्स के बीच में आती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस की। सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें, तो थर्मल कंडक्टिविटी फॉर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब इसकी यूनिट केल्विन में। एंड के ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर ऑफ मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल में कितना वेट है, सॉरी कितना मास है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलो मोल या फिर ग्राम पर मोल। ठीक है, और 1 मोल में हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। मतलब इतने एटम में कितना वज़न है, कितना मास है हमारा। ठीक है, और इस नंबर को हम बोलते हैं वो गैद्रो नंबर। ठीक है, ये तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो मोलर मास यदि मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल में कितना हमारा मास है। ठीक है, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस क्या होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, ये हमारे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस होती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर को मैं और अगर मैं मोलर मास को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब ऊपर वाले का रीज़न क्या है, क्यों होता है ये, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड डिफ्यूजन क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था गैसेस में हमारा जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड डिफ्यूजन की वजह से। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूलर कोलिजन और डिफ्यूजन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस बढ़ेगी, हैंस क्या हो जाएगा, हमारी कंडक्शन बढ़ जाएगा इन गैसेस। ठीक है,
ना मोलर मास का हमने देख लिया, इसको अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो थर्मल कंडक्टिव गैस डिक्रीज़ करेगी। अब प्रेशर की बात करते हैं। के ऑफ गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। नाउ के ऑफ लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ़ आई इंक्रीज टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर मैं मोलर मास इंक्रीज करूँगा तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड स्टिल डिक्रीजेस, ठीक है, इसकी डिक्रीज करेगी। और के ऑफ लिक्विड जो होता है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नाउ हम सॉलिड्स की बात करते हैं। के ऑफ सॉलिड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं के ऑफ सॉलिड्स। हमारे मेटल भी हो सकते हैं और हमारे नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो के ऑफ मेटल हमारे ज़्यादा होते हैं किससे, नॉन मेटल से, ठीक है। अब रीज़न क्या है, पहली बात है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड का रीज़न क्या होता है, हमारा होता है लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है हमारा कंडक्शन, ठीक है, इसलिए हमारा के ऑफ मेटल ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम के ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स की बात करें, वो ज़्यादा होता है के ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। इसमें क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। होता क्या हमारा क्रिस्टल सॉलिड्स में हमारे जो क्रिस्टल होते हैं, मतलब लैटिस होते हैं, हमारे क्या होते हैं, वो बहुत हाईली अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर हमारे हाईली अरेंज होंगे, अगर ये वाला लैटिस वाइब्रेट करेगा तो ये अच्छे से आगे प्रोपोगेट कर पाएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छे से प्रोपोगेट कर पाएगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, ये हम किस एमॉर्फस के केस में ये इतने अच्छे से लैटिस अरेंज नहीं होते, टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोपोगेशन ऑफ हमारा लैटिस वाइब्रेशन है वो अच्छे से नहीं होगा। तो अगर प्रोपोगेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी हमारी एमॉर्फस सॉलिड्स में कम होती है क्रिस्टल सॉलिड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं के ऑफ डायमंड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड। डायमंड हमारा एक नॉन मेटल है, इवन दो डायमंड हमारा नॉन मेटल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अगर ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो उसका मतलब लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बट ड्यू टू हाईली अरेंज्ड लैटिस, बहुत अरेंज लैटिस होता है इसमें, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड्स में थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्शन का होना लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या असर होता है। अगर मैं मेटल की बात करूं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ मेनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वजह से होता है, मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब 70 to 75% ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और एंड रेस्ट 30 to 25% किसकी वजह से होता है, ये लैटिस वाइब्रेशन। मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल में ऐसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से कम होता है, ठीक है, कंडक्शन हमारा। तो अगर मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लैटिस वाइब्रेशन है वो इंक्रीज रहेगा, ठीक है। लैटिस वाइब्रेशन मतलब जो हमारा लैटिस वाइब्रेशन है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लैटिस वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और मेरा लैटिस वाइब्रेशन हाई हो गया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट में क्या आएगी, रेस्ट्रिक्शन आएगी। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आएगी तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है मेटल के केस में
फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज मेनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी मेटल क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से लैटिस वाइब्रेशन का कम रोल होता है। तो लैटिस वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, अगर लैटिस वाइब्रेशन बढ़ जाएगी उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू हाई lattice vibration, hence restriction in movement of फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट नहीं है उनमें रिस्ट्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल में मेनली किसकी वजह से होता है, नॉन मेटल में ड्यू टू मेनली क्या होता ही इसकी वजह से, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, सिंस लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं नॉन मेटल में। ठीक है, हेंस अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज करेगी, बिकॉज लैटिस वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस। ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा ना। अब थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम नॉर्मली फॉर्मूले के हिसाब से देखें सॉलिड्स में तो क्या होता है, K इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी, वेयर T इज़ दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में है, और K नॉट जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी एट 273 केल्विन या फिर और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें एक फैक्टर आ रहा है बीटा। व्हाट इज़ बीटा, बीटा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स, मतलब पर यूनिट केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, ये केल्विन है, थर्मल कंडक्टिविटी है केल्विन। ठीक है, नाउ ये हमारा स्लैब है। ठीक है, इधर हमारा T1 टेम्परेचर है, इधर हमारा T2 टेम्परेचर है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो ये जो तीन लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है हमारी, ये तीनों लाइन है टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, और ये ऐसे करके बना। ठीक है, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो पहला वाला केस जो है इसमें हमारा K नॉट, सॉरी बीच वाला केस रहता है, पहले बीच वाला केस है, इसमें हमारा K इक्वल टू K नॉट के बराबर है और कांस्टेंट है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी बीच वाले केस में कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ तो इसमें K इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी, और बीटा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर बीटा हमारा ग्रेटर देन 0, ये किसके लिए होता है हमारा, फॉर नॉन मेटल एंड गैसेस। ठीक है, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारा सिंस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ करूंगा तो मेरा क्या होगा, K हमारा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, देखो थोड़ा यहाँ समझाता हूँ मैं अलग से। फार्मूला इज K इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, अभी हमारा बीटा इज़ ग्रेटर देन 0, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो हमारा ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव में ये इंक्रीज़ करेगा, तो हेंस हमारी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। और थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे नॉन मेटल और गैसेस की इंक्रीज़ होती है, इस फॉर्मूले से भी हमने देख लिया। ठीक है, सेकेंडली
जो ये आखिरी वाला है इसमें बीटा इज स्मॉलर देन ज़ीरो, बीटा स्मॉलर देन ज़ीरो है तो उसका मतलब के नॉट वन प्लस बीटा टी, ये बीटा की वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, तो हेंस थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होएगी। तो ये किसका केस बन गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, ये क्या हो गया फॉर मेटल एंड लिक्विड्स के लिए, ठीक है, और ये फॉर नॉन मेटल एंड गैसेस। अब फाइनली हम आते हैं इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू मीटर केल्विन, ये किसका फॉर्मूला है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं MLT माइनस 3 थीटा माइनस 1, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ना। हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में देख लिया जितना हमको देखना था। अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है और हम इसको बारे में पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते क्यों हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ द रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड टू द हीट स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हीट स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अलग टर्म है और हीट कंडक्टेड अलग टर्म है। हीट कंडक्ट करना थर्मल कंडक्टिविटी का काम है और हीट स्टोर करना रो सी का काम है। अब ये रो सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, वे रो इज द डेंसिटी एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इसकी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी की बात करें तो पहले हल्का सा हीट कैपेसिटी के बारे में देखते हैं कि हीट कैपेसिटी होता क्या है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इज दी हीट एडिड स्लैश हीट स्टोर्ड, ठीक है, सॉरी, हीट एडेड या हीट रिमूव्ड, कितने हम उसमें हीट ऐड कर रहे हैं या हीट रिमूव कर रहे हैं, टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या फिर और 1 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही होती है, ठीक है, फॉर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी सेम होती है, बस ये पर यूनिट मास के लिए होता है। सिंस हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बन गया हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये बॉडी मान लो, ब्लॉक मान लो, ठीक है, उसका मैंने इतना सा पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें मैं कितनी हीट ऐड करूँ या कितनी हीट इसमें निकालूँ जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट ऐड का मतलब क्या होता है, उसमें हम कितनी हीट स्टोर कर रहे हैं, और हीट रिमूव का मतलब होता है हम उसमें कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टोर शब्द है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमारा जो थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज द रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड टू द हीट स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो अल्फ़ा की इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू के बाय रो सी, ठीक है ना। अल्फ़ा का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फास्टर द प्रोपोगेशन ऑफ हीट इन द मीडियम, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी अल्फ़ा की वैल्यू होगी उतना जल्दी हमारा हीट प्रोपोगेट करेगी उस मीडियम में या उस बॉडी में, ठीक है। अगर हमारी
लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, मोर हीट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी में ज़्यादा हीट स्टोर हुई है, एंड लेस कंडक्टेड फर्दर। ठीक है, मतलब आगे कंडक्ट नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारा ब्लॉक है, इसमें अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो ये ब्लॉक कितनी हीट स्टोर कर रहा है और कितनी हीट आगे कंडक्ट कर रहा है, उसके बारे में बताता है। अगर हमारी अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब जल्दी जल्दी हीट आगे आगे बढ़ेगी। अगर हमारा अल्फ़ा कम है, इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी, और बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर हीट स्टोर करने लगेगी, कंडक्ट कम करेगी, स्टोर ज़्यादा करेगी। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है थर्मल कंडक्टिविटी का, थर्मल डिफ्यूजिविटी का। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब जो हमारा अल्फ़ा होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सिंस हमारी डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी दोनों क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।